हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज ठीक से नहीं निकल रही है, तो शायद आपको मेरी आवाज थोड़ी सी कम लगे, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों, बेल की पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि बेल क्या होती है, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल मिल सकती है और कौन कौन से वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल नहीं मिल सकती है, और हमारे भारत के कानून में बेल के क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सब चीजें हमने उस वीडियो में जानी थी। तो आज मैं उस बेल का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि बेल कितने प्रकार की होती है और बेल को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनरली दोस्तों, बेल क्या होती है? बेल होती है एक टेम्परेरी रिलीज। जो व्यक्ति अरेस्ट होता है वो अपने आप को आजाद करने के लिए, अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए बेल के लिए अप्लाई करता है, जिसे हम टेम्परेरी रिलीज कहते हैं। और ये जो रिलीज होता है ये कंडीशंस पे होता है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई जाती है, तब जाके उसको ये टेम्परेरी रिलीज मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि बेल कितने टाइप की होती है। दोस्तों, बेल जो होती है वो 4 तरीके की होती है। पहली रेगुलर बेल, दूसरी डिफॉल्ट बेल, तीसरी एंटिसिपेटरी बेल और चौथी जो होती है वो होती है इंटरिम बेल। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद कभी भी रेगुलर बेल को अप्लाई किया जा सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी है तो इसमें सीआरपीसी सेक्शन 437 के अंडर बेल की एप्लीकेशन बनेगी, और अगर एप्लीकेशन सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने पेश की जानी है तो उसकी जो एप्लीकेशन बनेगी वो सीआरपीसी सेक्शन 439 के अंडर बनेगी। तो अरेस्ट होने के बाद और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद जो बेल अप्लाई की जाती है उसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट बेल के बारे में। डिफॉल्ट बेल का मतलब है कि ऑटोमेटिकली बेल का प्रोविजन बन जाना। इसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 167 में बात की गई है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, मान लीजिए उसकी सजा जो है वो 10 साल या उससे ज्यादा है। अगर इस केस में पुलिस 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती और चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो उस व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली बेल का जो है अधिकार आ जाता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ऐसे क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है जिसमें सजा 10 साल से कम है और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस 60 दिन के अंदर नहीं कर पाती और 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो उस व्यक्ति को भी बेल का अधिकार मिल जाएगा। इस तरीके की जो बेल होती है उसको डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर लिमिटेड टाइम तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको अधिकार पूर्वक बेल मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोर्ट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कोर्ट डिसाइड करेगी, नहीं, कोर्ट इसमें डिसाइड नहीं करेगी। अगर 60 दिन या 90 दिन वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो कोर्ट को बेल देनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, 60 दिन या 90 दिन पूरे हो जाते हैं और पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो ऐसे में बेल अपने आप से नहीं मिलेगी, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसको किसी भी वजह से अरेस्ट किया जा सकता है तो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये एंटिसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अप्लाई की जा सकती है। मैजिस्ट्रेट के पास एंटिसिपेटरी बेल देने का कोई अधिकार नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल को अप्लाई करने के लिए एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है। उसके बाद कोर्ट सारे फैक्ट चेक करती है और अगर फील करती है कि जो एफआईआर कराई गई है वो आपकी इमेज को हार्म करने के लिए बनाई गई है और आपको कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है तो आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है। एंटिसिपेटरी बेल को अप्लाई करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है।
जैसे कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ केस, यानी कि केस का नेचर कैसा है, किस टाइप का केस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और किस ग्रेविटी का है, यानी कि कितना संगीन है। इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, यानी कि बार बार ऑफेंस तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा नो पार्टिसिपेशन इन क्राइम, यानी कि कहीं क्राइम के अंदर उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन तो नहीं है जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, ये भी देखा जाता है। इस तरीके के सारे फैक्ट चेक करने के बाद जब एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है, तो जो व्यक्ति होता है जिसको बेल ग्रांट की जा रही है, उसको बेल ग्रांट करने के बाद कुछ कंडीशंस भी इम्पोज की जाती हैं। कंडीशन जैसे कि जब भी केस के इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी या फिर कोर्ट उसको बुलाएगी, तो वो कोर्ट में पेश होगा और इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा सहयोग देगा। बाहर जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। मान लीजिए कोई गवाह है, गवाह को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा या उसको डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कंडीशन भी इम्पोज की जाती है। इसके अलावा जो सबूत हैं, जो जितने भी सबूत हैं, उनको टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेगा, उनको खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। ये कंडीशन भी इम्पोज की जाती है कि जो व्यक्ति है जिसको एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है, वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा तो पहले परमिशन लेगा, उसके बाद अगर उसको परमिशन मिलती है तो ही वो बाहर जा सकता है। विदाउट कोर्ट की परमिशन के वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। एंटिसिपेटरी बेल ट्रायल पूरा होने तक वैलिड रहती है। अब हम बात करते हैं इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल का सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। इसको एक तरीके से टेम्परेरी बेल भी कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पर होती है और बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है और वो रेगुलर बेल अप्लाई नहीं कर पा रहा है या फिर उसको किसी वजह से रेगुलर बेल नहीं दी जा रही है, तो वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर कुछ कंडीशंस हो तो। कंडीशन जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कोर्ट में पेश करने के लिए और उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में समय लगना है, तो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में टाइम लग रहा है तो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो अरेस्टेड पर्सन है, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई हो, या फिर उसकी वाइफ का ऑपरेशन हो, या उसकी वाइफ की कोई डिलीवरी होने वाली हो, या फिर कोई भी ऐसा काम हो जहां उसकी प्रेजेंस के बिना काम न चलता हो, जहां उस व्यक्ति का होना जरूरी हो, तब भी वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटरिम बेल एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और इसको टेम्परेरी बेल इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। ये 15 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है और 2 से 3 महीने तक भी इसका टाइम पीरियड हो सकता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बेल। अब बात आती है प्रोसीजर ऑफ बेल की। प्रोसीजर जो होता है बेल का, इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको टाइप्स में ही बता दी हैं। जैसे कि एंटिसिपेटरी बेल में मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी जो कि प्रोसीजर में भी आ जाती हैं। अब हम इन शॉर्ट में ही एक प्रोसीजर जान लेते हैं कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है एक बेल का। बेल को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ऑफेंस है, जो जिस ऑफेंस के लिए बेल ली जा रही है, वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल की जो एप्लीकेशन बनेगी उसमें जो सेक्शन लगेगा वो सीआरपीसी का सेक्शन 436 लगेगा। इसमें बेल डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है या फिर कोर्ट के थ्रू भी मिल सकती है। अगर ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है और आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने लगा रहे हैं, तो इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 437 लगेगा। और अगर आप एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में डाल रहे हैं तो उसमें जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा सीआरपीसी का सेक्शन 439। अब अप्लाई करने के बाद 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपकी बेल ग्रांट हो जाएगी या फिर आपकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी बेल ग्रांट हो जाती है तो ऐसे में जो एक्यूज होगा उसको बेल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और उस बेल बॉन्ड के अंदर जितनी भी अमाउंट लिखी होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद 2 श्योरिटी होंगे जो कि इस बात की गारंटी देंगे कि जो एक्यूज है, जिसको बेल मिल रही है, वो कहीं भी भागेगा नहीं और जब भी उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो कोर्ट में पेश होगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें अपना पूरा सहयोग देगा। ये गारंटी देने के लिए इन दोनों श्योरिटी को भी बेल बॉन्ड पर साइन करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर बेल का। अब हम ये जानते हैं कि जो बेल रिजेक्ट होती है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ये तो मैंने आप सबको बताया ही था
कि जब भी कोई ऐसा केस होता है, ऐसा क्राइम होता है जो कि सीरियस नेचर का होता है, तो उसमें बेल नहीं मिलती है। तो यही सब जो है कंडीशंस बन जाती हैं बेल ना मिलने की, बेल रिजेक्शन की। इसमें आता है सेंटेंस फॉर मोर देन 7 ईयर्स। मान लीजिए किसी को ऐसे क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया गया है जिसपे कि 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो उसमें भी बेल की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर ऐसे क्राइम का आरोप लगा है जिसकी की सजा डेथ पेनल्टी है, तो उसकी भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेजन, ट्रेजन मतलब देशद्रोह, अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है तो उसकी भी जो बेल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जैसे कि मर्डर या रेप के चार्जेस अगर लग जाते हैं। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसके की जो प्रोविजंस हैं वो आईपीसी में मेंशन किए गए हैं। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब किसी षड्यंत्र में शामिल होना, उसका अगर आरोप लगता है, या फिर अबेटमेंट, अबेटमेंट यानी कि किसी को कुछ क्राइम करने के लिए उकसाना, उसको एनकरेज करना कुछ गलत काम, कुछ क्राइम करने के लिए। तो ये थी हमारी कंडीशन जिसमें कि बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बेल जाना कि बेल कितने तरीके की होती हैं, उन सब के बारे में जाना, और हमने प्रोसीजर जाना कि बेल को अप्लाई करने का और उस बेल मिलने का क्या प्रोसीजर होता है। और इसके अलावा हमने जाना कि बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर बेल को लेकर आपकी भी कोई क्वेरी है या और भी किसी तरीके की क्वेरीज आपके पास हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।